चलो जी, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? लिखो फेस सेंटर्ड। अब सब चुप हो जाओ। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हिंदी में क्या लिखेंगे अपन? फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। चलिए पहले तो ये समझें, जो फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल होती है इसमें परमाणु की व्यवस्था कैसी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फलक केंद्रित इकाई सेल होती है उसके अंदर परमाणु कहाँ पाए जाएंगे। तो क्या इसमें जो परमाणु है, मैं इकाई सेल बना रहा हूं, देखो उधर, ये देखो, ये बनाओ डायग्राम। तो कौन सी इकाई सेल बना रहे हैं हम? फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। सुनो भाई, फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल के बारे में समझा देता हूं। ये जो इकाई सेल होती है, परमाणु कहाँ पाया जाता है? क्या 8 कोने पे 8 परमाणु पाए जाएंगे? उसके अलावा क्या प्रत्येक फलक के केंद्रीय परमाणु पाया जाएगा? तो एक काम करते हैं, 8 कोने हैं, 8 कोने पे 8 परमाणु बना देते हैं। साथ में बनाइए। ये 8 कोने हैं, 8 कोने पे मैंने क्या किया? 8 कोने पे हमने 8 परमाणु बना दिए। ये 8 कोने पे 8 परमाणु बना दिए। उसके अलावा बाकी 6 परमाणु कहाँ बनाने? 6 फेस के सेंटर पर। 6 फेस के सेंटर, देखो, एक फेस का सेंटर ये रहा, एक फेस का सेंटर, पीछे फेस, ये फेस का सेंटर होगा नहीं होगा? क्या ये बनेगा क्या फलक केंद्रित इकाई सेल? अब हमको क्या देखना है? जैसे ये फलक केंद्रित इकाई सेल है। एक काम करो, आप ये वाली फेस देखो, ये सामने वाली फेस देखो, एक ये फेस नजर आ रही है। इस फेस को मैं बोर्ड पे बनाऊं। देखो जी, मैंने इस फेस को ये बोर्ड पे बनाया, ये बोर्ड पे बनाया फेस को हमने। ये जो फेस इसको बोर्ड पे बना रहे, ये तो क्या हुआ? ये कौन सा पॉइंट है? फेस का सेंटर। क्या है ये? तो आप ये बताओ, क्या आपने फेस के सेंटर पर, क्या आपने फेस के सेंटर पर एक एटम रखा क्या? अरे आपने फेस के सेंटर पर एक एटम रखा क्या? चलो जी, ये फेस के सेंटर पर एक एटम रखा। उसके अलावा एटम कहाँ रख रहे हैं अपन ने? कोने पर। तो देखो उधर, ये फेस के सेंटर पर ये एटम, सारे एटम एक जैसे हैं कि साइज में? ये एटम रखा है। एक एटम कहाँ रखा आपने? इस कोने पर, ये कोने पर रख दिया है। एक एटम कहाँ रखा आपने? इस कोने पर। एक एटम कहाँ रखा आपने? इस कोने पर। एक एटम कहाँ रखा आपने? इस कोने पर। क्या आपको ये एक फेस नजर आ रही है क्या? जब आप ऐसे एटम रख रहे हो तो आप देख रहे हो क्या कोने कोने का एटम आपस में कांटेक्ट में होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा बताओ, जो फलक के केंद्र पे परमाणु रखा गया है, तो क्या ये कोने के परमाणु के कांटेक्ट में है? इस कोने के परमाणु के कांटेक्ट में। इसका मतलब जो फलक केंद्रित इकाई सेल होती है, ये बोतले वोटले सब साइड में रख दे, समझ इधर। फिर बाद में घूमते रहते हो, सर ये समझ में नहीं आया, वो नहीं आया। समझ में इसलिए आएगा क्योंकि जब समझा रहा हूं तब तो तू बोतलें बीन रहा है। हमने क्या बोला? हमने आपसे क्या बोला? हमने आपसे बोला कि जो फलक केंद्रित इकाई सेल है, जो फलक केंद्रित इकाई सेल है, उसमें परमाणु का जो कांटेक्ट है वो किसके अनुदिश से हो रहा है? क्या फलक जो विकर्ण है उसके अनुदिश हो रहा है क्या? तो आपको याद क्या रखना है, जो सामान्य इकाई सेल होती है उसमें परमाणु का कांटेक्ट होता है कोर पर। कहां पर? इसलिए संबंध आया था A बराबर 2R। जो हमारा जो बॉडी डायगोनल है उसमें जो परमाणु का कांटेक्ट हुआ था वो होता काय विकर्ण पर, बॉडी डायगोनल पर। याद है बॉडी डायगोनल? बॉडी डायगोनल कितना था? √3a, और √3a बराबर 4R आया था क्या? यहाँ पर जो कांटेक्ट हुआ वो कैसे हुआ? फेस डायगोनल। आपको पता है जो फेस डायगोनल है उसकी लंबाई कितनी होती है? क्या √2a होती है क्या? इस √2a में क्या आ गया? इसकी व्यास और दोनों की त्रिज्या। तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि इसमें √2a किसके बराबर आ गया? 4R के। ये पॉइंट समझ में आया आपको? तो हमको संबंध याद हो जाना चाहिए कि जो फलक केंद्रित है उसके लिए क्या रिलेशन होगा? √2 = 4R। सामान्य में क्या संबंध था? A बराबर 2R। बॉडी सेंटर्ड में √3a बराबर 4R, इसमें है √2a बराबर 4R। क्या आपको याद हुआ?
पहला पॉइंट ये हो गया। बी क्या बताता था मैं? प्रति इकाई सेल परमाणु की संख्या। लिखते चले सब बच्चे। बी क्या लिखूंगा मैं? सब नोट करते चले साथ साथ। प्रति इकाई सेल परमाणु की संख्या। अब हम देख रहे हैं एक इकाई सेल में कितने परमाणु होंगे, तो परमाणु हमने कहां कहां रख रखे बताओ? क्या 8 कोने बाट परमाणु है? तो क्या लिखूंगा? 8 इंटू 1/8 नहीं लिखूंगा क्या? उसके अलावा परमाणु कहां पर है? 6 फलक के केंद्र पर। 6 फलक का सहभाजन क्या 1/2 होता है क्या? तो एक इकाई सेल में कितने परमाणु आए? 4। ये 4 परमाणु आ गए। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम क्या निकालते थे? संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी निकालते थे। चले जी नेक्स्ट हम चलेंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता जिसको बोलते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी। क्या फॉर्मूला लिखवाया था बताओ तो? ऊपर क्या लिखा था? इकाई सेल में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन घन का आयतन। याद आया क्या? ऊपर क्या लिखा था? इकाई सेल में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, उसको क्या बोलता था मैं? एक परमाणु का आयतन इंटू इकाई सेल में परमाणु की संख्या। इसकी एक इकाई सेल में कितने परमाणु हुए? 4। एक परमाणु का आयतन कितना होता है? क्या 4/3 पाई आर क्यूब होता है क्या? अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब करेंगे क्या? अरे बोलो भाई, ये किसके बराबर हो गया? 4 इंटू 4 इंटू पाई आर क्यूब। ये तो यहां तक हो गया। अपॉन 3 भी लिखा हुआ है। अब ए क्यूब है ना, एक ही जगह क्या लिखूंगा? √2 बराबर क्या 4r। यहां से ए बराबर कितना आ रहा है? क्या 4r अपॉन √2 आ रहा है क्या? तो एक ही जगह क्या लिखूंगा मैं? 4r का क्यूब और ये √2 का क्यूब। √2 पर चला जाएगा तो √2 का क्यूब ऐसा आएगा नहीं आएगा भाई? इसको सोल्व करें, इसको लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 4 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन 3। 4r क्यूब को क्या लिखेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू आर क्यूब और √2 का क्यूब क्या बनेगा? √2 इंटू √2 इंटू √2। तो क्या ये 2√2 बनेगा क्या? क्या जाएगा? 2√2। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? चले जी 4 4 4 4 कैंसिल हो गया। 2 से कितने बार चला गया? 2 बार। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होगा। ये कितना आ रहा है? 3 दूनी 6। तो ये आ रहा है √2/6 इंटू पाई। ये आ रहा है क्या या कुछ और आ रहा है? नोट करो यहां तक। पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 1.414 अपॉन 6। एक काम करें, ये जो 6 को ऐसे लिख दें क्या? 2 इंटू 3। सुनो इधर, अब क्या कर रहा हूं मैं इसमें? अरे क्या कर रहा हूं बताओ? कलाकारी। क्या कर रहा हूं? इसको 2 इंटू 3 लिख दे। ये √2 है और ये 2 है, तो √2 से 2 कितने बार कैंसिल होगा? इसका मतलब क्या? √2 बार कैंसिल होगा क्या? क्या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? पैकिंग एफिशिएंसी बराबर कितना आ जाएगा? 1/3 √2 इंटू पाई। ये समझ में आया क्या? वैल्यू पुट करने से आता है 0.74, या इसको बोल सकते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है 74, 74%, 74%। कितना प्रतिशत? इसका पैकिंग एफिशिएंसी आता है 74%। कर लीजिए नोट, पैकिंग एफिशिएंसी 74%। लिख लिया यहां तक? लिख लो। अब क्या बताऊंगा? बताओ। एक पॉइंट और है क्या हमारा? कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्या समझाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखते थे? समीपस्थ परमाणु की संख्या। शर्मा जी या वर्मा जी? शर्मा जी गिनते थे। चलो जी देखते हैं इसके पास में कितने शर्मा जी पाए जाते हैं। डी पॉइंट क्या लिखूंगा? डी पॉइंट में समन्वय संख्या, इसको हमने बोल दिया कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे इसको? देखो भाई, अब अपन समझ लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ? सबसे पास वाले परमाणु होंगे। एक काम करते हैं, वापस समझा देता हूं। परमाणु कहां कहां पाए जाते हैं?
कोने पर और फलक के केंद्र पर परमाणु है, उसके अलावा कहीं परमाणु नहीं है। हम कहाँ जाके बैठ गए? कोने पर। कहाँ बैठ गए? कोने पर। अब कोने पे बैठ के परमाणु देख रहे हैं, तो कोने पे बैठने के बाद हमको परमाणु कहाँ कहाँ नजर आएगा? सर एक तो कोने पर, उसके अलावा फेस के सेंटर पे भी नजर आएगा। कहाँ का नजर आएगा? एक तो कोने पर नजर आएगा, उसके अलावा एक फेस के सेंटर पर नजर आएगा। इसका मतलब अगर मैं इस कोने से देखूं, इस कोने ए दूरी पर, ये जो परमाणु है कितने दूरी पर नजर आया? ए दूरी पर। अच्छा बताओ, ये जो कोना है, इस कोने से बैठ के क्या वो जो बॉडी डायगोनल का वो कोना है, उस कोने का परमाणु नजर आएगा? आएगा। क्यों? इस कोने से बैठ के उस कोने में आराम से देख सकते हो, बीच में कोई परमाणु थोड़ी ना आ रहा है। परमाणु तो फलक के केंद्र पे, बॉडी के सेंटर पे कहाँ है? अरे बॉडी के सेंटर पे परमाणु है क्या? तो आपको देखने से कौन मना करेगा? इसका मतलब क्या हम इस कोने से बैठ के वो परमाणु देख पाएंगे बॉडी डायगोनल वाला? वो कितने दूरी पर है? √3 दूरी पर है। आपको कुछ समझ में आता है? चलो जी, तो कौन कौन सा दिखा? एक वो नजर आ गया, एक वो नजर आ गया। अच्छा यहाँ पर बैठे अपन, यहाँ बैठ के क्या वो जो ऊपर फेस वाला कोना है उसका परमाणु नजर आएगा? क्यों नहीं नजर आएगा? सर इसलिए नजर आएगा नहीं आएगा क्योंकि फेस के सेंटर पर जो परमाणु बैठा हुआ है वो कहेगा मुझे देखो, उसको मत देखो। तो हम उसको देखेंगे या इसको देखेंगे? इसको देखेंगे। या ऐसे समझ लो यार, इधर आ जाओ, ये कोना है ना, इस कोने पे बैठ के आप उस कोने के परमाणु को देख पाओगे? नहीं। उसके पहले तो ये फेस का सेंटर का परमाणु क्या कहेगा? मुझे देखो। अच्छा बताओ, वो जो कोना है उस कोने से इस सेंटर का जो है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? क्योंकि वहां से वहां तक की √2 होती है ना। अरे फेस डायगोनल है ना, तो ये कितनी होगी? उसका आधा, यानी क्या होगा? क्या a/√2 होगा क्या? इसका मतलब ये हुआ अब परमाणु कितने कितने दूरी पर हैं? अच्छा बताओ, ए दूरी पे कितने परमाणु है? 6। पिछली क्लास में बता चुका हूं कितने परमाणु है? 6। √2 दूरी पर कितने हैं? 8। ये भी हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। और लास्ट क्लास में बता √2 पे कितने थे? 12। तो जब √2 पे 12 है तो a/√2 पे भी 12 होंगे। तो ये परमाणु कितने होंगे? 12। एक दूरी कितनी है? a। एक दूरी कितनी है? √3 है। एक a/√2। इन तीनों में से सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी? इसका मतलब इस दूरी पे पाए जाते हैं शर्मा जी। समझ में आ गया बात? कौन से परमाणु गिनते हैं? जो सबसे नजदीक वाले होते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था? सबसे नजदीक वाला कौन सा होगा? जो उसकी चिपका होगा वही तो सबसे नजदीक वाला होगा ना। तो इसके तो ये चिपक रहा है, वो थोड़ी ना चिपक रहा है। इसका मतलब कौन से परमाणु लेंगे? ये वाले a/√2 वाले। a/√2 वाले कितने? 12। तो आंसर देंगे इसकी समन्वय संख्या होती है 12। समन्वय संख्या 12। कर लीजिए नोट। समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी क्या लिखा मैंने? समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी क्या लिखा है? ये समीपस्थ परमाणुओं के मध्य दूरी। तो समीपस्थ परमाणु के मध्य दूरी का क्या उत्तर दोगे? क्या देंगे? a/√2। क्या बताया था? समीपस्थ परमाणु की मध्य दूरी कैसे देखते हैं? जो दो परमाणु आपस में चिपके हुए हैं उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यानी ये हो जाता है a/√2। a/√2 आएगा नहीं आएगा? कर लीजिए नोट। ये सारे मत लिखो ना, केवल एक लिखवा है मैंने। ये क्यों लिख रहे हो? केवल एक लिख दो। कौन सा? समीपस्थ परमाणु की मध्य दूरी कितनी होती है? a/√2। अच्छा बताओ, सामान्य इकाई सेल में समीपस्थ परमाणु की मध्य दूरी क्या होती है? क्या होती है? वेरी गुड। और बॉडी सेंटर के अंदर समीपस्थ परमाणु की मध्य दूरी √3a/2। √3a/2। अब एक काम करते हैं, ये जो मैंने तीनों इकाई सेल बताया ना, एक रिजल्ट लिख रहा हूं, मतलब नया कुछ नहीं बता रहा, आपको जो बता रखा है उसको समराइज करके एक टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, ताकि जब भी रिवीजन करने की जरूरत पड़े उस टेबल को देख लेना। इतना कुछ पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो टेबल बना लेते हैं। ये लिख लिया आपने? चलिए जी, अब आप टेबल बनाओ। टेबल में नया कुछ नहीं है, ये जो बताया ना इसकी समरी बता रहे हैं। सबसे पहले कॉलम में क्या लिखा मैंने? यूनिट सेल लिखूंगा। पहले कॉलम में लिखूंगा यूनिट सेल, दूसरे में लिखूंगा मैं
नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। सेकंड कॉलम में क्या लिखा हमने? अरे सेकंड कॉलम में क्या लिखा? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नेक्स्ट कॉलम में लिखा मैंने रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। किस किस के बीच में रिलेशन? ए और आर के बीच में रिलेशन। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा मैंने? एन एंड डी। एन एंड डी का क्या मतलब बताया था? एन एंड डी का मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। एन एंड डी का क्या मतलब है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? समीपस्थ पड़ोसी परमाणुओं के मध्य दूरी। क्या बोला था? समीपस्थ पड़ोसी परमाणुओं के मध्य दूरी। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा हमने? कोऑर्डिनेशन नंबर। और लास्ट कॉलम में लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। ये लीजिए, ये हम टेबल बना रहे हैं, साथ में बनाइए। हाँ जी, तुमसे पूछ पूछ के लिखूं या बिना पूछे लिख लूं? पूछ पूछ के लिखें? चलो जी, सबसे पहले कौन सी इकाई ली हमने? सामान्य यूनिट सेल। दूसरे नंबर पे क्या लेंगे? इकाई केंद्रित। और तीसरे नंबर पे फलक केंद्रित। यही ले रहे हैं भाई। चलो जी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। सामान्य इकाई सेल में, एक इकाई सेल में कितने परमाणु? कितने? एक या 8? एक। इकाई केंद्रित में, फलक केंद्रित में 4। याद आ गया? ए और आर के बीच में रिलेशन। सामान्य इकाई सेल में ए और आर के बीच में रिलेशन ए बराबर 2r। बॉडी सेंटर्ड में √3 बराबर 4r। इसमें √2 बराबर, याद है सब बच्चों को? एन एंड डी समीपस्थ परमाणु के मध्य दूरी। इसमें क्या होती है? ए। इसमें क्या होती है? √3a/2। इसमें होती है a/√2। याद आ रहा है कुछ? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8, 12। याद आ गया? पैकिंग एफिशिएंसी इसमें कितनी होती है? 52.4%। इसको पाई के रूप में क्या लिखा था हमने? पाई/6। पाई/6 या लिख दें 52.4%। चले जी, ये कितना लिया था? 68 तो परसेंटेज था। इन टर्म्स ऑफ पाई क्या लिखा था? √3 पाई/8 ये लिखा था अपन ने। चलो नेक्स्ट को क्या लिखा? 74%। पाई के रूप में क्या लिखा हमने? 1/3√2 इंटू पाई। ये लिखा क्या? ये टेबल है। तो ये जो बताया ना, इसको समराइज करके ये लिख दिया हमने। नोट कर लीजिए इसको। एक बच्चा कह रहा है सर चूहे जैसी आवाज आ रही है। अरे भैया, चूहे की आवाज नहीं रही, हमें डक्ट में से आवाज आ रही है। अब हम लिखेंगे सवाल। क्या लिखेंगे जी? अब आपको जितना पढ़ाया गया ना, इसके सवाल बना रहे हैं। ओ भाई, ये अभी लाइन नहीं खींच रहे हो क्या? स्केल की जरूरत नहीं होती, हाथ से बनाओ फटाफट से। राइटिंग के थोड़ी नंबर मिलेंगे अपनों को यहाँ पर। 2 तत्व ए तथा बी। अब सवाल लिखेंगे। 2 तत्व, पहले सवाल लिख लो। ये टेबल बनी हुई नहीं, मीटर में इसको बना लेना। सवाल लिखो पहले। 2 तत्व ए तथा बी मिलकर 2 तत्व ए तथा बी 2 तत्व ए तथा बी घनीय संरचना में। हाँ तो मिल जाएंगे ना, 2 मिनट रुक जा, थोड़ी देर बाद मिलाएंगे। 2 तत्व ए तथा बी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होकर, अब जो कह रहा ना वो लिख ले। 2 तत्व, हाँ वो तो याद है मेरे को, गवार बैठा अपनी क्लास में, मुझे याद है, वो ऐसे बोलता है। 2 तत्व ए तथा बी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होकर एक यौगिक बनाते हैं। घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होकर, घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होकर एक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, लिख लिया? अगले लाइन।
परमाणु ए इकाई सेल के कोने पर, परमाणु ए इकाई सेल के कोने पर तथा परमाणु बी फलक केंद्र पर उपस्थित है। परमाणु बी फलक केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का सरलतम सूत्र होगा, ठीक है। ये इस प्रकार के सवाल बनेंगे। अब इन सवालों को सोल्व कैसे करते हैं, एक दो सवाल। यौगिक का सरलतम सूत्र होगा, अब उसकी कॉपी में देख ले। यौगिक का सरलतम सूत्र होगा, क्या पूछा आपसे? यौगिक। इस प्रकार के सवाल बनेंगे तो आपको तरीका समझ में आना चाहिए। सर इन सवालों को सोल्व कैसे करेंगे? देखो ए और बी है, ए और बी निकालना हमको। ए को कहां रखा हमने? कोने कितने होते हैं? 8। और कोने का सहभाजन 1/8, तो इसका मतलब 1 आ गया। यानी ए परमाणु कितना है? 1 है। बी को कहां रखा? फलक केंद्र पर। फलक कितनी होती है? 6। फलक का सहभाजन 1/2 कितना हुआ? 3। मूल कंसेप्ट में पढ़ते ना अपन, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, ये मूलानुपाती सूत्र ही निकाल रहे हैं। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात। तो यहां देखो ए और बी का अनुपात निकालना है, तो क्या हो गया? क्या 1:3 आया? सूत्र बनेगा AB3 आंसर। सवाल हो गया। ऐसे सवाल बनेंगे, समझ में आ गई बात? एक दो और बताता हूं, फिर तुम्हारे प्रैक्टिस में आएगा। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा मजा आया है, 2-3 के बाद फिर आनंद आएगा। अगला सवाल। हम भी गजब करते हैं, करना पड़ता है गजब, क्या करें। अगला सवाल। अब देखो मैं जितने भी सवाल लिखूंगा ना, सब में ये लिखूंगा घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, क्योंकि हमने निकाय घनीय बोला है ना। तो मैं नहीं भी लिखूं तो भी समझ जाया करो कि घन की बात हो रही है। जैसे पहले सवाल में पूरा लिखवा दिया, आगे हो सकता है मैं घन नहीं लिखवाऊं, तो मतलब घनीय संरचना की बात हो रही है। तो लिखिए 3 तत्व, एक दो सवाल में तो लिखवा देता हूं घनीय, फिर मैं गायब कर दूंगा। 3 तत्व P, Q तथा R, 3 तत्व P, Q, R घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होकर एक यौगिक बनाते हैं। घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होकर एक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। बन गया यौगिक। अब पहली लाइन तो ये लिखता हूं, अब मैं क्या बताऊंगा? ये बताऊंगा कि P, Q, R को कहां कहां रखना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है। लिखिए आप, परमाणु P इकाई सेल के कोने पर, परमाणु P इकाई सेल के कोने पर, कोमा परमाणु P इकाई सेल के कोने पर, कोमा परमाणु Q कोर केंद्र पर तथा परमाणु R फलक केंद्र पर उपस्थित है। परमाणु R फलक केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का सरलतम सूत्र होगा, यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। आपको बताना है ये जो यौगिक है इसका सरलतम सूत्र क्या होगा। ए को कहां रखा? P को कहां रखा बताओ? कोने पर। कोने कितने होते? 8। कोने का सहभाजन 1/8, तो क्या P का मान 1 आ गया। Q को कहां रखा? कोर केंद्र तो एक ही होता है। R को कहां रखा? फलक केंद्र, तो 6 फलक, सहभाजन कितना? 1/2, तो ये 3 आया क्या? तो क्या लिखेंगे? PQR, तो ये बराबर क्या होगा? 1:1:3। सूत्र बनेगा PQR3। क्या आपको सवाल समझ में आया? हाँ, क्या कोर कहां बोला मैंने? कोर, ओ सॉरी, काय केंद्र, कोर नहीं, काय मतलब बॉडी सेंटर। हाँ ठीक कर दो, कोर नहीं, काय लिखना उसको, मतलब बॉडी सेंटर पे रखा था, ठीक है। कोर अगले में लिखवा देते हैं, कोर। अगला सवाल लिखो। ये सवाल समझ में आ रहा है आपको? चलो जी, तीसरा सवाल लिखते हैं। इसी प्रकार के सवाल बनते हैं इनके ऊपर।
कहीं पे भी रख देंगे और आपसे क्या पूछेंगे, इसका सरलतम सूत्र क्या होगा। अगला सवाल, दो तत्व ए तथा बी मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। अब मैंने घनीय संरचना नहीं लिखा, इसका मतलब घनीय की बातें हो रही है, ठीक है जी। क्या लिखा मैंने, दो तत्व ए तथा बी मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। परमाणु ए इकाई सेल के कोने पर तथा परमाणु ए इकाई सेल के कोने पर तथा एकांतर फलक केंद्र पर उपस्थित है। परमाणु ए इकाई सेल के कोने तथा एकांतर फलक केंद्र पर उपस्थित है, ठीक है। अगली लाइन, परमाणु बी कोर केंद्र तथा काई केंद्र पर उपस्थित है। परमाणु बी कोर केंद्र तथा काई केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का सरलतम सूत्र होगा, बनाओ। एक को कहां रखा है, अरे एक को कहां रखा, कोर केंद्र, कोर का मतलब क्या हो गया, मतलब सॉरी कोने पर, एक को कहां रखा, कोने, कोने 8 × 1/8 होगा। उसके साथ साथ कहां रखा है एक को, एकांतर फलक। एकांतर फलक कितनी होती है, एकांतर फलक 2, एकांतर फलक 2 और फलक का सहभाजन 1/2, तो किसका मान 2 आया क्या। अरे समझ गए बात को, एकांतर फलक बताई थी क्लास में, एकांतर फलक 2 होती है, फलक का सहभाजन 1/2, तो 2 × 1/2 करेंगे क्या, इसका मान 2 आ गया। बी को कहां रखा, एक तो है कोर केंद्र, कोर कितनी होती है 12, और कोर का सहभाजन 1/4, और एक बॉडी के सेंटर पर रखा, तो ये 4 आया क्या। तो हमको फॉर्मूला बनाना है, ए और नहीं समझ में आया, आ गया समझ में। अगला सवाल, इस प्रकार के सवाल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दो तत्व x तथा y मिलकर, दो तत्व x तथा y मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। दो तत्व x तथा y मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। यौगिक y इकाई सेल के कोने पर, क्या, तत्व y, यौगिक नहीं, तत्व, तत्व y इकाई सेल के कोने पर तथा तत्व x तथा तत्व y इकाई सेल के कोने पर तथा तत्व x एकांतर कोर केंद्र तथा एकांतर फलक केंद्र पर उपस्थित है। एकांतर कोर केंद्र तथा एकांतर फलक केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र होगा। क्या गजब सवाल लिखा है, बनाओगे तुम, बनाओ। हाँ जी, उत्तर बताओ। x to y, चलो जी, y हमने y को कहां रखा, कोने पर, तो y क्या लिखूंगा, 8 × 1/8, क्या 1 आएगा। x को कहां रखा हमने, एकांतर कोर केंद्र, कोर कितनी होती है 12, एकांतर कोर, एकांतर का मतलब आधा नहीं होता, ये बच्चे सोचते एकांतर का मतलब आधा, पिछली क्लास में समझाया कि नहीं किया था मैं। एकांतर कोर कितनी होती है, एकांतर कोर, एकांतर कोर, एकांतर कोर, एकांतर कोने 12, एकांतर कोने, एकांतर फलक, गुड, एकांतर फलक 2, एकांतर कोर, एकांतर कोने कितने हुए 4, और एकांतर कोर, कोर केंद्र
कोर बोला ना, कोर केंद्र, तो एकांतर कोर कितनी हुई 4, कोर का सहभाजन 1/4 प्लस उसके अलावा कहां रखा एकांतर फलक केंद्र। एकांतर फलक कितनी होती है 2, फलक का सहभाजन 1/2, तो कितना ये 2 आया क्या, उत्तर x2y आया क्या, वेरी गुड। अगला सवाल, ये बताया था तुमने, आंसर बनेगा इसका x2y। वापस बताऊं सवाल, आ गया समझ में। नेक्स्ट, दो तत्व ए तथा बी मिलकर दो तत्व ए तथा बी मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। दो तत्व ए तथा बी मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। परमाणु ए इकाई सेल के कोने पर, परमाणु ए इकाई सेल के कोने पर तथा परमाणु बी, परमाणु ए इकाई सेल के कोने पर तथा परमाणु बी फलक केंद्र पर उपस्थित है। परमाणु बी फलक केंद्र पर उपस्थित है। ठीक है, अगली लाइन लिखोगे, यदि इकाई सेल के किसी एक कोने से, यदि इकाई सेल के किसी एक कोने से एक परमाणु विलुप्त हो जाए, इकाई सेल के एक कोने से एक परमाणु ए विलुप्त हो जाए तो यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। हमसे क्या पूछा, ये जो यौगिक है इसका सरलतम सूत्र क्या होगा, तुम सोचोगे क्या। देखो भाई, एक को हमने कहां रखा कोने पर, कोने कितने होते हैं 8, 8 में से क्या बोला एक कोने से तो गायब हो गया, तो कोने कितने बचे 7, 7 सहभाजन कितना 1/8, तो क्या ये 7/8 आया क्या। चलो बी को कहां रखा, फलक केंद्र कितने होते 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, तो क्या 3 आया। तो अनुपात क्या बना ए और बी का, अनुपात क्या आ रहा है क्या 7/8 अनुपात 3। आपको याद है सरलतम अनुपात निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र में, सरलतम अनुपात निकालने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे 8 से, तो कितना जाएगा 7/24 फॉर्मूला बनेगा A7B24। आंसर बन गया ना, A7B24, ये आंसर बनेगा इसके लिए। मूलानुपाती सूत्र का मतलब ये होता है सरलतम सूत्र निकालना। सरलतम क्या होता है, जो पूर्णांक होता है इस प्रकार से। ये तो 7/8 है ना, इसको पूर्णांक में बदल दिया तो 7/24 बनेगा। 8 से गुणा कर दिया तो ये तो 7 का 7 रहेगा, 8 या 24 तो 7/24। आंसर देंगे A7B24। ठीक है, अगला सवाल, क्या नहीं समझे। एक घनीय इकाई सेल में, अगला सवाल, एक घनीय इकाई सेल में प्रत्येक कोने पर एक परमाणु, एक घनीय इकाई सेल में प्रत्येक कोने पर एक परमाणु तथा एक घनीय इकाई सेल में प्रत्येक कोने पर एक परमाणु तथा प्रत्येक काय विकर्ण पर बॉडी डायगोनल, प्रत्येक काय विकर्ण पर 2 परमाणु रखे गए हैं तथा प्रत्येक काय विकर्ण पर 2 परमाणु रखे गए हैं। इकाई सेल में परमाणु की संख्या ज्ञात करो। इकाई सेल में परमाणु की संख्या ज्ञात करो। आपको बताना है ये जो इकाई सेल है इसमें कितने परमाणु होंगे, बोलो आंसर। कितने परमाणु होंगे, कितने 8, 3, कैसे हुए 3 बता, तू खड़ा हो उत्तर दे। 3 बताया ना तूने, 3 कैसे आया। ये वो था ना चुनाव में नारे लगाने वाले, जिंदाबाद मुर्दाबाद,
मतलब इनको चुनाव में नारे लगाएंगे, इनसे पूछो किसकी रैली की, पता नहीं है, हमें तो आने के पैसे दिए थे, पेट्रोल भरा दिया गाड़ी में, हम तो आगे उठ गए। तो तेरे को जब पता नहीं है तीन, तो तू क्यों बोल रहा है? बैठ जा। जब कोई चीज पता नहीं हो तो मत बोला कर। तो किसी का कोई मैसेंजर नहीं है, उसका मैसेज मेरे से कन्वे कर रहा है। जिसको बोलना होगा अपने आप बोलेगा, तो मत बोला कर। हाँ, कोई और बताएगा? तीन कैसे गिने? तीन बताओ। हाँ, तीन बता रहे थे ना, और उसकी तो आवाज मैं जानता हूँ, उसकी तो आवाज बहुत अच्छे से पहचान में आती है। ये किसी भी हिंदुस्तान में कोने में खड़ा होकर बोलेगा ना, तो भी पहचाना तो कौन बोल रहा है। हाँ बताओ, कितने तीन कैसे हुए? वेरी गुड। देखो बिल्कुल 4 कोने नहीं, 8 कोने आगे भाई, नंबर ऑफ एटम ये। अरे वो बता तो रहा है कम से कम, तुम्हारी तरह थोड़ी बोल ही नहीं रहा। कितने कोने? 8। तो अब प्रत्येक कोने पे क्या रखा? 1। कोने का सहवजन 1/8, तो ये कोने कोने का हुआ नहीं हुआ? ये तो 1 हो गया। अब उसके अलावा फिर क्या बोला मैंने? प्रत्येक बॉडी डायगोनल पे कितने रखे? 2। और इसमें बॉडी डायगोनल कितने हैं? 4। 4 1 पे क्या रखे? 2। 4 पे कितने रखूंगा? 8। तो 4 × 2 8 और 1 9। उत्तर देंगे 9। नहीं समझे? अरे समझाया कैसे बनाया? अब आप इमेजिन करो परमाणु कैसे रखे गए। सोचो, सोच पाओगे तुम लोग? सुनो भैया, क्या 8 कोने पे 8 परमाणु रखे हुए हैं? दिखाई दे रहे हैं आंखें बंद करने के बाद भी? वेरी गुड। फिर ये बॉडी डायगोनल है ना, इस क्या हुआ ऐसे समझना, इस कोने पे परमाणु था, उस कोने पे परमाणु था, ये जो बॉडी डायगोनल है इसमें 2 परमाणु और रख दिए, हो गए? ये बॉडी डायगोनल है, कोने पे रखे हुए हैं, उसके अलावा 2 और रख दिए अंदर। अब जो परमाणु रख रहे हैं ना बॉडी डायगोनल पर, वो इसके अंदर रखे जा रहे हैं, और जो अंदर आ गया वो तो पूरा का पूरा हमारा होगा ना। सहभाजन किसका होता है? जो बाउंड्री पर होता है। जो इस बाउंड्री के अंदर आ गया वो तो पूरा का पूरा हमारा होगा, या कोई और भी उस पर हक जता सकता है? हक किस पे जता सकते हो? और जो इस पैराफिट पे होंगे, अगर इसके अंदर हुए तो वो पूरा का पूरा हमारा होता है। तो कई बच्चे बोलते हैं सर इसमें कैसे पता लगा कि ये बॉडी डायगोनल वाला अंदर है? तो यार दिमाग लगाओ, अगर 2 कोने पे 2 परमाणु रखे गए हैं तो बॉडी डायगोनल का परमाणु तो फिर अंदर ही तो रखा जाएगा ना, कोने पे कैसे रखा जा सकता है? नहीं समझे? इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। कितने परमाणु हो गए? 9 परमाणु हो गए। अगला सवाल, एक तत्व, अगला सवाल, एक तत्व काय केंद्रित घनीय संरचना, एक तत्व काय केंद्रित, एक तत्व काय केंद्रित घनीय संरचना में, काय केंद्रित घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। काय केंद्रित घनीय संरचना जिसको बोलते हैं अपन बीसीसी है ना, क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी इकाई सेल कोर लंबाई का मान, जिसकी इकाई सेल कोर लंबाई का मान 500 पिकोमीटर है। क्या है? पीएम लिख देना, पिकोमीटर है। आपको जो उत्तर देने हैं क्या क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 हमसे पूछा परमाणु की त्रिज्या r, पहला पॉइंट। दूसरा हमसे पूछ रहा है NND, NND का क्या मतलब होता है? समीपस्थ पड़ोसी परमाणुओं के मध्य दूरी, याद आया? दूसरा पॉइंट ये निकालना है। तीसरा पॉइंट निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। एक निकालनी है संकुल क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। ये 4 पॉइंट बताने हैं। क्या आप इस सवाल को हल करने में सक्षम है? बताओ। बीसीसी है तो क्या संबंध लगाओगे? ए और आर का संबंध लगाना पड़ेगा ना। तो बॉडी सेंटर में ए और आर का संबंध क्या होता है? √3a बराबर 4r। ये होगा। आर निकालेंगे, आर क्या लिखेंगे अपन? √3 × a। ए की जगह क्या लिखा? 500/4। क्या ये पिकोमीटर में आएगा क्या? 500 में 4 का भाग लगाना। 4 का भाग लगाने का मतलब है 2 बार आधा करना। 500 का आधा 250, 250 का आधा 125। तो क्या ये आ रहा है क्या? 125 × √3 पिकोमीटर। नहीं समझे? तो त्रिज्या का मान कितना आ गया? क्या ये आ रहा है क्या? 125 × √3 पिकोमीटर। ये आ रही त्रिज्या। सेकंड क्या बोला?
नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, समीपस्थ परमाणु के मध्य दूरी। जिस बच्चों को एनएनडी समझ में नहीं आता वो लिख देना समीपस्थ पड़ोसी परमाणु के मध्य दूरी। क्या होती बताओ बॉडी सेंटर्ड में एनएनडी का मान √3 a/2। याद आ गया? वेरी गुड। ये √3 रहा, एक ही जगह क्या लिखा हमने 500/2। तो क्या इसका उत्तर आ गया क्या 250 इंटू √2 पिकोमीटर? नहीं समझे? नेक्स्ट क्या बोला? कोऑर्डिनेशन नंबर, बॉडी सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, पैकिंग एफिशिएंसी 68%। होगा ना क्वेश्चन सोल्व? अरे क्या? अरे हाँ ठीक है, कर लो कंप्लीट। सवाल आसान लगा या कठिन लगा? इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट, एक तत्व। अगला सवाल, एक तत्व फलक केंद्रित घनीय संरचना। एक तत्व फलक केंद्रित घनीय संरचना में, एक तत्व फलक केंद्रित घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। एक तत्व फलक केंद्रित घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है, होता है। ठीक, अगले आंसर लिखो। परमाणु त्रिज्या का मान, परमाणु त्रिज्या का मान, परमाणु त्रिज्या का मान 75 पिकोमीटर है। उत्तर पिकोमीटर में दे देना। परमाणु त्रिज्या का मान 75 पिकोमीटर है। ज्ञात करो। पहला पॉइंट, इकाई सेल की कोर लंबाई। पहला क्या पॉइंट है? इकाई सेल की कोर लंबाई। दूसरा पॉइंट एनएनडी। तीसरा पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर। और चौथा पॉइंट पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। बना बैठ क्या रहा है? बैठने का टाइम नहीं होता है। सब आता है? तुम सब सिखा दिया मैंने। फलक केंद्रित है तो फलक केंद्रित के लिए संबंध क्या होगा? बोलो। √2a बराबर 4r। तो यहां से a बराबर क्या लिखोगे? 4 इंटू आर। 75 अपॉन क्या √2 आएगा क्या? 75 का 4 गुना 300। तो a का मान क्या 300 अपॉन √2 पिकोमीटर आया क्या? तो a कोर लंबाई का मान क्या दे देंगे? कोर लंबाई आती है 300 बटा √2 पिकोमीटर। समझ में आई बात? एनएनडी समीपस्थ परमाणु के मध्य दूरी कितनी होती है? ए भाई √2। एक ही जगह क्या लिखा 300 बटा √2 और एक इसका √2 आ गया। √2 इंटू √2 2। 300 बटा 2 का मतलब क्या 150 पिकोमीटर आएगा आंसर। ये लीजिए 150 पिकोमीटर आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 12। वेरी गुड। पैकिंग एफिशिएंसी 74%। हो गया सवाल? कर लीजिए नोट। आनंद आ रहा है ना? अब आया आनंद। एक और लिख देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ना। इतने सारे करा तो दिए। एक और लिख लेते हैं। एक तत्व काई केंद्रित एक तत्व काई केंद्रित घनीय संरचना, एक तत्व काई केंद्रित घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। एक तत्व काई केंद्रित घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें समीपस्थ पड़ोसी परमाणुओं के मध्य दूरी, जिसमें समीपस्थ पड़ोसी परमाणु के मध्य दूरी, समीपस्थ पड़ोसी परमाणु के मध्य दूरी 200 पिकोमीटर है। समीपस्थ पड़ोसी परमाणु के मध्य दूरी 200 पिकोमीटर है। 200 पिकोमीटर है।
परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करो। इकाई सेल की कोर लंबाई, इकाई सेल की कोर लंबाई तथा परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करो। हमको क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो इकाई सेल की कोर लंबाई ज्ञात करनी है और एक हमको परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या आर का मान निकालना है। अभी बताइए 200 किसका मान दे रखा है? एनएनडी। एनएनडी कितना होगा इसका? √3a/2। वेरी गुड। इसका मान दे रखा है तो इससे ए का मान निकाल लें। तो ए बराबर कितना आएगा? क्या 400 बटा √3 पिकोमीटर आया क्या? पहला आंसर आ गया। पहला आंसर कितना आ गया? 400 बटा √3 पिकोमीटर। ये समझ में आया तुमको? दूसरा क्या पूछ रहा है? त्रिज्या। उसके लिए क्या करेंगे? ए और आर का संबंध लगाएं। ये बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर्ड में ए और आर का संबंध क्या होता है? क्या √3 = 4r होता है क्या? तो आर बराबर क्या होगा? √3/4 × a। इसको लिखें √3/4 और ए की जगह क्या लिखा मैंने? 400 बटा √3। उत्तर कितना आ रहा है? 100 पिकोमीटर। परमाणु की त्रिज्या आती है 100 पिकोमीटर। तो कैसे भी घुमा के सवाल को दे दें, क्या आप बना पाने में सक्षम है? वेरी गुड। मैंने आपको है ना आज एक व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है। वो क्या भेजा है सुनो। उसके अंदर जो सॉलिड स्टेट है तो उसकी उसमें आगे तो थ्योरी है और पीछे उसमें एक्सरसाइज दे रखी है। ठीक है, तो आप एक काम करना, आपका जो मॉड्यूल है ना जिसमें सॉलिड दे रखा है उसको तो आप रहने देना, और मैंने आपको जो भेजा है उसमें आगे थ्योरी है और पीछे वही एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड है, थर्ड भी दे रखी है। तो आप पूरे सवाल उसमें से सोल्व कर लेना। उसमें ही मतलब और ज्यादा सवाल दे रखे और अच्छे सवाल है। जो इस मॉड्यूल में वो तो सारे होंगे, उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा दे रखे हैं। ठीक है, तो उनको देख लेना। मोबाइल नहीं है तो तेरे पास मॉड्यूल है तो वो बना लेना। ठीक है, किसी बच्चे से अरेंज कर लेना। अब देखो कोई चीज मिली है तो उसमें एक्सक्यूज ना दे, मैंने दे दिया है। अब जिसके पास नहीं है वो ये भी कर सकता है कि किसी बच्चे के मॉड्यूल से प्रिंट भी निकाल सकता है। उसके बहुत सारे सोर्स होते हैं। बहाना नहीं चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे बहाना नहीं ढूंढते हैं, वो ये दिमाग लगाते हैं कोई बात नहीं, सर ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो तेरा काम है। ये नहीं मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है सर, ये बहाने नहीं चलते। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट डेंसिटी। आप ऐसे लिखें क्रिस्टल डेंसिटी। हिंदी में लिखेंगे क्रिस्टल का घनत्व। क्या लिखेंगे हेडिंग? क्रिस्टल डेंसिटी, क्रिस्टल का घनत्व। अब मैं हम आपको ये जो घनीय इकाई सेल है, हम क्रिस्टल कौन सा ले रहे हैं? घनीय क्रिस्टल ले रहे हैं ना। अब मैं आपको इस घनीय क्रिस्टल की डेंसिटी निकालना सिखाता हूं। किसकी डेंसिटी कैसे ज्ञात करेंगे? लिख दो आप डेंसिटी, क्रिस्टल डेंसिटी। एग्जाम में जो सवाल है वो एक तो अभी जो मैंने करवाया है वो आता है, और एक डेंसिटी से सवाल पूछा जाता है। यहाँ 2 से तो पक्का सवाल आता है। अब क्या समझा रहा हूं मैं आपको? क्रिस्टल डेंसिटी, डेंसिटी समझाते हैं। किसका डेंसिटी? क्रिस्टल कौन सा ले रहे हैं हम? घनीय। घनीय क्रिस्टल की डेंसिटी ले रहे हैं, मतलब क्रिस्टल कौन सा लिया हमने? घनीय। मैंने मान लिया अगर घन है तो मान लेते हैं वो जो घन है उसकी कोर लंबाई है a, माना साथ में लिखे एक कोष्ठिका की कोर लंबाई बराबर a पिकोमीटर है। साथ में लिखते चले। मैंने क्या मान लिया? जो एक कोष्ठिका है उसकी कोर लंबाई कितनी है? a पिकोमीटर। जनरली ये क्या करते हैं, ये हमको कोर लंबाई वगैरह पिकोमीटर में देते हैं तो मैं पिकोमीटर लेके ही बात कर लेता हूँ। कोर लंबाई किस में दे रखी है? अब आपको पता है डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी बराबर क्या होता है? क्या डेंसिटी बराबर होता है का भार अपॉन आयतन? अच्छा, हम किसके डेंसिटी निकाल रहे हैं? क्रिस्टल की। किसकी निकाल रहे हैं? क्रिस्टल की। अगर आप क्रिस्टल की डेंसिटी निकाल रहे हो ऐसे समझना, जैसे मान लो इस बोतल में पानी भरा हुआ है, इस बोतल में पानी भरा हुआ है, इसमें 1 लीटर पानी है, इसका डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। अगर इसमें से 200 ml निकालना है तो उसका डेंसिटी भी
वही रहेगी, स्वयं में निकालेंगे तो भी वही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ अगर घनीय क्रिस्टल है तो जो पूरा क्रिस्टल है, चाहे आप उसकी डेंसिटी निकालो या उसकी एक इकाई सेल की डेंसिटी निकालो, बात तो वही रहेगी ना। तो हम बोलेंगे तो क्या, डेंसिटी किसकी, क्रिस्टल की, पर हम डेंसिटी निकालेंगे इकाई सेल की, क्योंकि इकाई सेल की डेंसिटी निकालो या फिर क्रिस्टल की निकालो, डेंसिटी तो सेम ही होगी ना। तो हम सारी बातें किससे करेंगे, इकाई सेल से। तो हमने क्या माना, इकाई सेल की कोर लंबाई कितनी है। मेरे को दिमाग में चल रहा है कि डेंसिटी लाना है तो डेंसिटी का मतलब होगा मास अपॉन वॉल्यूम। ऊपर क्या चाहिए, किसका मास, इकाई सेल का मास। किसका मास, नीचे किसका, आयतन। इकाई सेल घन है, घन का आयतन क्या, ए क्यूब होता है। तो तैयारी करें, तो क्या क्या निकालेंगे हम, एक तो इकाई सेल का द्रव्यमान निकालेंगे, एक इकाई सेल का आयतन निकालेंगे, दोनों का भाग लगाएंगे तो डेंसिटी आ जाएगी, मजे आ जाएंगे। अच्छा डेंसिटी किस में लाएंगे, क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में लाएंगे। अरे डेंसिटी तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में लाएंगे ना। इसका मतलब द्रव्यमान किस में लाएंगे, ग्राम में, और आयतन सेंटीमीटर क्यूबिक में या मिलीलीटर में। तो इसको मतलब सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। पिकोमीटर को किस में बदलूंगा, आपको पता 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर, या 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -10 सेंटीमीटर। ये समझे क्या। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, ये बन गया a इंटू 10 की घात -10 सेंटीमीटर। लिखते चलिए, साथ साथ लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, एकक कोष्ठिका का आयतन। किसका आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। आयतन क्या होता है, क्या भुजा क्यूब होता है क्या। इसका क्यूब करें, इसका क्यूब करें तो कितना आ गया, ए क्यूब इंटू 10 की घात -30। ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूबिक में आया नहीं है। आयतन निकाल लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, यूनिट सेल का द्रव्यमान। अच्छा बताओ इकाई सेल का द्रव्यमान क्या होगा। इकाई सेल का द्रव्यमान किसकी वजह से होता है, उसके अंदर जो परमाणु पाए जाते हैं उनकी वजह से। ये मतलब हुआ ना भाई, इकाई सेल का द्रव्यमान किसकी वजह से होगा, उसके अंदर जो परमाणु पाए जाएंगे उसकी वजह से। तो कैसे निकालेंगे इसका द्रव्यमान, एक परमाणु को द्रव्यमान निकाल लो और ये देख लो इस इकाई सेल में कितने परमाणु पाए जाते हैं, उनसे गुणा कर दो। इसका मतलब इकाई सेल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, क्या लिखा है मैंने, परमाणु की संख्या किसके अंदर, उस एक इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, उसको किससे गुणा करूं, एक परमाणु का द्रव्यमान एक परमाणु के द्रव्यमान से गुणा कर दूं। नहीं समझ में आई बात। परमाणु की संख्या को मैंने किससे लिखा, जेड से। एक परमाणु को द्रव्यमान को बोला स्मॉल एम, ये लीजिए स्मॉल एम, ये आएगा नहीं आएगा, तो जेड इंटू स्मॉल एम क्या आ गया, क्या इकाई सेल का द्रव्यमान आया। यहाँ स्मॉल एम क्या है, एक परमाणु का द्रव्यमान, जेड क्या है, परमाणु की संख्या। आपको पता है एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, मोल कंसेप्ट में आ गया मैं। एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान याद हो तो मोल कंसेप्ट बताते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान निकालने का तरीका होता है, जो भी परमाणु बाहर है, परमाणु बाहर में भाग लगाएंगे Na का। याद आया कुछ, परमाणु बाहर को लिखा मैंने M अपॉन Na। ये समझ में आई बात, नोट कर लीजिए। मैंने आपको क्या जो पीडीएफ भेजी ना, उसके अंदर जो पैकिंग वगैरह है उसके अंदर बोल क्या कलर्ड वगैरह दिखा रखी है, तो कलर्ड बोल से क्या जल्दी समझ में आ जाएगा तुम्हें, तो उसको देखना तो सही। अगर आपके पास मोबाइल नहीं हो तो किसी और के मोबाइल में देख लेना, प्रिंट आउट निकला लेना, पर है बड़े काम की चीज। नहीं नया मोबाइल लेने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट निकलवा लेना कि नया मोबाइल ले लेंगे। चलो भाई अब हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं यूनिट सेल का घनत्व बराबर क्या लिखेंगे बताओ, यूनिट सेल का द्रव्यमान अपॉन यूनिट सेल का आयतन, ऐसे लिख दें। द्रव्यमान क्या होगा, क्या द्रव्यमान जेड इंटू स्मॉल एम होगा क्या,
अपॉन नीचे क्या लिखना है मेरे को, आयतन। आयतन क्या लिखा मैंने, ये लिखा क्या, ए क्यूब इंटू 10 की घात माइनस 30। ये उत्तर किस में आएगा, ये फॉर्मूला समझ में आया। अच्छा, इसी फॉर्मूले में एक काम और कर सकता हूं, ये जो स्मॉल एम है, इस स्मॉल एम की जगह क्या लिखूं मैं, कैपिटल एम अपॉन एन है। तो ये फॉर्मूला क्या ये बन जाएगा क्या, डी बराबर क्या हो गया, जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू 10 की घात माइनस 30 इंटू एन ए। ये उत्तर किस में आ जाता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में। ये समझ में आ गया आपको। इन फॉर्मूले को जब काम में लें, इन फॉर्मूले में इसमें स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम का क्या मतलब है, एक परमाणु का भार। इस फॉर्मूले में कैपिटल एम का मतलब परमाणु भार, अलग अलग है दोनों। और ये जो फॉर्मूले काम में लें, इसमें एक किस में रखना है हमको, अरे ए क्या है, कोर लंबाई है, और यहां जो मान रखोगे वो डायरेक्ट किस में रखोगे, पिकोमीटर में, क्योंकि 10 की घात माइनस 30 करके हमने उसको सेंटीमीटर में बदल रखा है। तो यानी एक किस में रखना है, पिकोमीटर में रख के और आंसर लेके आएंगे। नोट कर लो यहां तक। कर ली इसको नोट। अब ये कोई भारी भरकम कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा सीधा कंसेप्ट है कि डेंसिटी बराबर क्या लेना है, द्रव्यमान अपॉन आयतन लेना है। ऊपर क्या लेना है, इकाई सेल का द्रव्यमान, और नीचे इकाई सेल का आयतन। द्रव्यमान रख देना ग्राम में, आयतन रख देना सेंटीमीटर क्यूबिक में, तो घनत्व आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में। फॉर्मूला याद नहीं हो तो भी इतना तो कर ही सकते हो ना कि ऊपर द्रव्यमान लिखेंगे, नीचे आयतन लिखेंगे, बस आप द्रव्यमान निकाल लो, आयतन निकालो, दोनों में भाग लगा दो, डेंसिटी तो आएगा। ये मैंने फॉर्मूले बना रखे हैं, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। सवाल लिखो, एक तत्व, अब सवाल ले रहे हैं, सवाल से समझाएंगे आपको। एक तत्व ब्रैकेट में लिख देना, परमाणु भार 60, m बराबर 60 लिख दो, कैपिटल M बराबर 60। एक तत्व, उसका परमाणु भार कितना दे रखा है, 60। एक तत्व फलक केंद्रित घनीय संरचना में, एक तत्व फलक केंद्रित घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी इकाई सेल कोर लंबाई का मान, 400 पिकोमीटर है। इकाई सेल कोर लंबाई का मान 400 पिकोमीटर है। इकाई सेल का घनत्व ज्ञात करो, जिसकी इकाई सेल कोर लंबाई का मान 400 पिकोमीटर है। इकाई सेल कोर लंबाई का मान 400 पिकोमीटर है। क्या ज्ञात करना है, इकाई सेल का घनत्व ज्ञात करो। इकाई सेल का घनत्व ज्ञात करो। देखो भाई, इस सवाल को बनाते हैं तो हमको परमाणु भार दे रखा है क्या, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये लगा दे, ये वाला फॉर्मूला। अरे ये लगा जिसमें परमाणु भार दे रखा है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, देखते चलो। डी जेड, फलक केंद्रित का जेड कितना हुआ, 4, परमाणु भार कितना है 60 अपॉन ए क्यूब। अगर ये फॉर्मूला काम में लेना है तो ए को पिकोमीटर में रखना है। ये कितना दे रखा है 400, तो क्या 400 का क्यूब करना है, इंटू 10 की घात माइनस 30 इंटू एन ए का मान क्या रखते हैं 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। ये करेंगे तो आंसर नहीं आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में। इसको सोल्व करें, देखो इधर इसको लिखा मैंने 4 इंटू 60, 4 का क्यूब कितना होता है, ऐसे दो 4 इंटू 4 कर सकते हैं क्या, इंटू 100 का क्यूब कितना हुआ 10 की घात 6, 10 की घात 6 और 10 की घात 20, 10 की घात 29 और माइनस 30, माइनस 1 बचेगा, ऊपर ले जाएंगे तो क्या 10 बचेगा क्या। कैलकुलेशन कर रहा हूं, दिख रहा है क्या, तो लिखो भी से साथ में, इसको ऐसे क्या देख रहे हो, कैलकुलेशन ही तो हो रही है, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना सिखा रहे हैं। देखो इधर, अब इधर 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, ये 60 है, क्या है ये 60, तो 60 की जगह मतलब इसको लिख दे 6 इंटू 10,
यहां पर 6.023 से क्या कैंसिल होगा, 6, 10 बचेगा नहीं बचेगा, 10 इंटू 10 कितना हुआ 100, 100 में किसका भाग लगेगा 16, 16, 4 चौक 16, 16 का भाग लगने का मतलब क्या होता है, कितनी बार आधा करना, 2, 4, 8, 16, 4 बार आधा करना, कितनी बार आधा करना 4 बार, 100 का आधा, 50 का आधा, 25 का आधा, उसका आधा, उत्तर 6.25, आंसर, भाग लगाओ आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, क्या सवाल समझ में आया आपको? हाँ, इस प्रकार के डेंसिटी के सवाल बनेंगे, ठीक है, इसको लिख लो। अगला सवाल देता हूं, कौन सा? अभी तो चालू किया, खत्म क्यों कराना चाह रही? तो तेरे को कम समझ में आ रहा दिखता है ये, और क्या? तो क्या ज्यादा समझ में आ रहा है? खत्म का क्या, खत्म तुम्हारे हाथ में, एक भी सवाल मत कराओ, कभी का खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा भी खत्म हो जाता है वो। अरे खत्म ही तो करना है, खत्म करना चैप्टर को, खत्म करने का मतलब होता है खत्म करना। अगला सवाल, सोडियम, अगला सवाल लिखो, सोडियम बीसीसी संरचना में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, पहली बार सुन रहा है? बीसीसी एफसीसी सुन लिया ना, तो ऐसे अजनबी की तरह कैसे देखते हो? सोडियम बीसीसी संरचना में, बीसीसी संरचना में, बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सोडियम बीसीसी संरचना में, या पूरा लिखो फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक तो आसान काम करता हूं तुम्हारे लिए। सोडियम बीसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें समीपस्थ पड़ोसी परमाणुओं के मध्य दूरी, जिसमें समीपस्थ 60 पिकोमीटर है। इकाई सेल का घनत्व ज्ञात करो। 260 पिकोमीटर है, इकाई सेल का घनत्व ज्ञात करो। आपसे पूछा जा रहा है इस इकाई सेल का घनत्व क्या होगा, घनत्व बताना है। अब देखो, अब एनएनडी दे रखा है, इसका मतलब इससे क्या लेके आएंगे, ए लाना पड़ेगा। तो बताओ बीसीसी में एनएनडी का मान कितना होता है, क्या √3a/2 होता है क्या? तो √3a/2 का मान कितना दे रखा है, 260। यहां से किसका मान निकालेंगे, ए का, ये क्या लिखेंगे 260 × 2 अपॉन √3 पिकोमीटर। इसको सोल्व करने से आ रहा है 300 पिकोमीटर। कितना आ गया, 300 पिकोमीटर। चलो जी, फॉर्मूले में रखे मान, डेंसिटी का फॉर्मूला D बराबर ये रहा, जेड की जगह क्या रखूं 2, m का मतलब परमाणु भार, सोडियम का परमाणु भार 23 जानते हो सब बच्चे? अरे सोडियम का परमाणु भार 23 होता है ना, अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब कितना है 300 पिकोमीटर, तो 300 का क्यूब कर दें, डायरेक्ट लिख दो, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, यानी 27 × 10 किया 6 लिख दूं क्या, इंटू 10 किया माइनस 30 × 6.023 × 10⁻23, ये आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में। ये लीजिए, सोल्व करके देखें, ये 6 और 23 कितना हुआ 29, तो ये 29 और 10 क्या -30, तो क्या 10 ऊपर चला जाएगा 10 ये, ठीक है। चलो जी, कैंसिल करें, अगर देखा जाए ये 2 से ये कितने बार हो गया 3 बार, ऊपर कितना बचा 230, अरे 230 हो गया ना, 27 × 3 कितना हुआ 7 या 21, 2 6 2 8, क्या ये आ रहा है क्या 230 अपॉन 81 आ रहा है। भाग लगाएंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, कर लेंगे सोल्व। अगला सवाल डिवाइड करके आ जाएगा जो भी आना है।
अगला सवाल, एक तत्व, तुम इसको सोल्व करने में लग रहे होंगे, नहीं करना, बाद में करना है, भाग लगाने का काम बाद में है। हाँ, घर पे लगाना हो तो मैं ही लगा देता ना। एक तत्व एफसीसी में, एक तत्व एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी इकाई सेल कोर लंबाई का मान 200 पिकोमीटर है, जिसकी इकाई सेल कोर लंबाई का मान 200 पिकोमीटर है। ठीक है। यदि इस तत्व के 200 ग्राम में, यदि इस तत्व के 200 ग्राम में 24 इंटू 10 की घात 23 परमाणु उपस्थित हो तो, यदि इस तत्व के 200 ग्राम में, यदि इस तत्व के 200 ग्राम में 24 इंटू 10 की घात 23, 24 इंटू 10 की घात 23 परमाणु उपस्थित हो तो इकाई सेल का घनत्व ज्ञात करो। हो तो इकाई सेल का घनत्व ज्ञात करो। आपसे पूछा जा रहा है इकाई सेल का घनत्व क्या होगा। अब देखो इस सवाल में क्या चालाकी करी है, हमको परमाणु भार नहीं दिया, परमाणु भार ना देके उसकी जगह क्या बोला कि 200 ग्राम में इतने परमाणु है। अरे इसको मैं ऐसे बोल दूं, सुनो इधर, ऐसे बोल दूं कि 24 इंटू 10 की घात 23, 24 इंटू 10 की घात 23 परमाणुओं का भार कितना है, कितना है 200 ग्राम। तो फिर मैंने ये पूछा कि ये बताओ 6 इंटू 10 की घात 23 जो परमाणु है, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब है 1 मोल। इनका भार कितना होगा, इनका भार कितना आएगा, तो 50 ग्राम। इससे मेरे को पता लगा इस तत्व का परमाणु भार है 50। परमाणु भार का मतलब नहीं होता कि 1 मोल परमाणुओं का भार। 50 कैसे आया, भाग लगा मेरे भाई, 200 में भाग लगा, इसका इससे गुणा करेगा तो 50 आ जाएगा। तुम तो बच्चे ही हो रहे हैं। ये लो, एक स्टेप डायरेक्ट क्या लिखो, तुम्हारे तो होश उड़ जाते हैं, क्या लिख दिया सर ने। समझ गया। तो ये जो काम किया ये किसके किया हमने, परमाणु भार निकालने के लिए हमको क्या लाना है, डेंसिटी। चलो जी फॉर्मूले पे आ जाओ, डेंसिटी जेड, कौन सी संरचना है, जेड की जगह 4, परमाणु भार 50 अपॉन नीचे एक क्यूब करोगे, एक कितना दे रखा है 200, इसको लिख दूं क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इंटू 10 की घात 6 इंटू 10 की घात -30 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। क्या ये आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में। इसको सोल्व करो, आंसर प्राप्त करो। ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, है ना। चलो इधर 10 की घात 6, 29, 30 समझ गए होंगे। ऊपर 10 आ गया तो ऊपर कितना बन गया 500, नीचे 6 दूनी 12, 500 में 12 का भाग लगाना है। ये उत्तर आ गया और घंटी बज गई। 500 में किसका भाग लगेगा, 12 का भाग लगेगा, उत्तर आ जाता है। कितना आएगा ये 4 भरा 48, 4 आ जाएगा तो 20, ये आ रहा है 41 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आंसर आएगा 41 दशमलव कुछ आंसर आएगा इसके लिए। कितना आंसर 41 दशमलव एक्स वाई का मान अपने हिसाब से लिख लेना क्या क्या आ रहा है। एक्स वाई का मान खुद याद कर लेना, ठीक है।